वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, 5 जगत वर्गीकरण को। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लेकिन आज के वीडियो के बाद आपका एक एक जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण की। 5 जगत हमें सीधे समझ आ रहा है कि इसमें 5 जगत होंगे। वर्गीकरण का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी जीव को एक सिस्टमेटिक तरीके से बांटना, मतलब अपनी सुविधा के लिए। जैसे आप अगर देखें, आपके पास कोई सेम मिक्स कलर के बहुत सारे आप ऐसे बलून पड़े हैं और आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कोई भी पर्सन आएगा, वो आपसे बोले कि आपको ब्लू कलर के बलून देने हैं, तो आपको उसमें से ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका जो है, हो सकता है कि कई बार आपको पता भी न चले कि इसमें ब्लू कलर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उन सारे कलर को सेपरेट अलग अलग करके रखेंगे, ताकि जब भी कोई कस्टमर आए तो उसको इस तरीके से आप दे सके, वो जो भी कलर आपसे मांगे। या फिर आप देखते हैं जो शॉप्स होती हैं, वहां पर कपड़े की अगर शॉप देखें तो वहां पर सबके अलग अलग पार्टीशन होते हैं। टी शर्ट्स का अलग होगा, शर्ट का अलग होगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिक्स करके। तो किस लिए है? उनकी सुविधा के लिए है, टाइम को बचाने के लिए है। तो देखिए, वर्गीकरण क्या है? जीवों को सिस्टमेटिक तरीके से बांटने का। देखिए, वर्गीकरण की शुरुआत कोई आज से ही नहीं हुई, बहुत टाइम पहले से शुरू हो गई थी। अरस्तु के टाइम से उन्होंने भी फर्स्ट साइंटिफिक प्रयास किया था। मतलब फर्स्ट जो वैज्ञानिक अगर देखें, पहला प्रयास किसने किया था? अरस्तु ने किया था। उस समय उन्होंने भी बताया कि क्या होते हैं, पादप होते हैं और जंतु होते हैं। पादपों को उन्होंने वृक्ष, आपका शाक और झाड़ी में बांटा, जबकि आपका एनिमल जो होते हैं उनको आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनेमा और अनेमा कहा। ठीक है, ये चीज आपके काम की नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें, 2 जगत वर्गीकरण का श्रेय जाता है आपका कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस ने बहुत सारा काम करा है आपके विज्ञान के फील्ड में। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो प्रणाली शुरू की थी उसी से आज जो 5 जगत प्रणाली हम पढ़ते हैं, इसकी नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कौन है? आपके कैरोलस लीनियस है। फिर उसके बाद आते हैं, उन्होंने 2 जगत दिए, जंतु और पादप। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती गई, हमारा जीवों के प्रति उनका जो है अट्रैक्शन बढ़ता गया, फोकस बढ़ता गया, ध्यान केंद्रित हुआ, तो देखा गया कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ना ही तो आपके जंतु में आते हैं और ना ही कवक में आते हैं। तो फिर एक साइंटिस्ट आए, हैकल, उन्होंने 3 जगत वर्गीकरण को दिया। हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण को दिया, जिसमें उन्होंने आपका जो कवक है उसको लेके आए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, फिर भी कुछ जीव ऐसे थे, ना ही तो वो कवक थे, ना ही आपके जंतु, ना ही पादप। फिर आपके आए कॉपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण को दिया। लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपने नाम याद रखना है कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा वर्गीकरण दिया। लेकिन आप जो पढ़ते हैं, आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 5 जगत वर्गीकरण। 11th क्लास की एनसीईआरटी में 6 जगत वर्गीकरण का भी जिक्र है। उन्होंने मोनेरा को डिवाइड किया है, लेकिन वो अभी आपके काम का नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि 6 जगत वर्गीकरण जो है वो भी अस्तित्व में है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण को। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। उन्होंने समस्त जो जीव हैं पूरी धरती पर जो प्रेजेंट हैं उनको 5 जगत में बांटा। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका कवक जिसको आप फंगस बोलते हैं, आपका पादप और जंतु। पादप और जंतु की जगत हम आराम से सेपरेटली भी पढ़ेंगे, तो वो चीज आपने यहाँ पर हम उसको थोड़ा कम डिटेल में देखेंगे। बाकी 3 जगत को देखिए। आप सबसे पहले एक चीज आप जानने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको सेल पढ़ा रखा है, वहां पर मैंने आपको बताया है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके क्या है? जीवित जीव है। और किसी भी जीवित जीव को जीव कहने के लिए उसमें पहली शर्त होनी चाहिए कि उसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो कोशिका से बना होगा, तो वो मेटाबॉलिज्म भी करेगा, उपापचय भी करेगा। अगर वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फिर अपने वातावरण के अनुकूल भी प्रतिक्रिया करेगा, जिसको चेतना बोलते हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या है? वो उसमें कोशिका होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर आपने कोशिका नहीं भी पढ़ा है तब भी समझने की कोशिश कीजिए। जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और आपका यूकैरियोटिक कोशिका। आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसको समझिए, जैसे कि आपका ये मान लीजिए ये सेल है,
सेल में जो होता है केंद्रक होता है, जो कि इसका नियंत्रण केंद्र है। एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, उसका केंद्रक है, उसका न्यूक्लियस है। अब जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो केंद्रक होता है उसको मस्तिष्क भी बोला जाता है सेल का। जैसे हमारा मस्तिष्क हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही सेल का जो केंद्रक है उसको पूरी सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे सेल का मस्तिष्क भी बोला जाता है। देखिए ये क्या होगा, ये आपका केंद्रक होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनमें ये केंद्रक या तो अनुपस्थित है, मतलब है ही नहीं, या मतलब अनुपस्थित भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि एक व्यवस्थित वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। किसमें, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और उसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, झिल्ली नहीं होती है। मतलब अब जो डीएनए, हमें पता है केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, आपके क्रोमोसोम, ये सब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होगा, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई केंद्रक है तो ऐसे ही उसमें कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मतलब जिनमें वास्तविक न्यूक्लियस होगा, इनमें केंद्रक होगा, उसमें केंद्रक झिल्ली होगी, डीएनए आरएनए केंद्रक के अंदर होंगे, इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता। ठीक है, पता चल गया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब 5 जगत वर्गीकरण था। ठीक है, तो कैरोलस आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, जो सारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्होंने उनको मोनेरा जगत के अंदर रखा। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर सभी जो यूकैरियोटिक हैं उनको 4 किंगडम में बांटा गया। जैसे कुछ जीवों का उनको प्रोटिस्टा में रखा गया, कुछ को कवक में, पादप में, जंतु में। अब देखिए जो प्रोटिस्टा है, अब यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया देखिए, फिर उन्होंने यूकैरियोटिक को देखिए 2 में बांटेंगे। यूकैरियोटिक को आपके 4 किंगडम जो है वो यूकैरियोटिक के हैं। आपके कौन से, आपका प्रोटिस्टा, कवक, आपका पादप और जंतु। अब इसमें देखिए कुछ एक कोशिकीय जीव होंगे और कुछ बहुकोशिकीय जीव होंगे। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, मैं आपको बता दूं, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो कवक हो, चाहे वो पादप हो, लेकिन शर्त यह है यूकैरियोटिक होनी चाहिए। एक कोशिकीय जो जीव है, सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव किसके अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर है। इसीलिए इसको जो है डस्टबिन भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा जगत है जिसकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन नहीं है अभी तक पूरी तरीके से, तो वो कौन सा है, प्रोटिस्टा है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा जंतु दिखता है जो एक कोशिकीय है, उसको प्रोटिस्टा के अंदर डाल देते हैं। कोई भी कवक दिखता है जो एक कोशिकीय है, कब उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या है, वो एक डस्टबिन की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं अभी तक प्रोटिस्टा के अंदर। सभी बहुकोशिकीय, अब कितने जगत बचे आपके पास, 3 जगत बचे, कवक, पादप और जंतु। मतलब सभी बहुकोशिकीय जीव जो है वो इनके अंदर आएंगे। फिर अब आगे देखते हैं, फिर आता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। ध्यान रखेंगे, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो क्या होते हैं, आपके कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। आपके सिर्फ पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है, अलग हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये पादप और जंतु कोशिका का सबसे मुख्य अगर डिफरेंस देखें, अंतर क्या है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। समझ आया, इतनी बात समझ आ गई, किसी को कहीं कोई डाउट? अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक क्या है, वो मोनेरा के आपके एग्जाम्पल क्या है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या है। तो आपने ध्यान रखना है, आपने अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को बिल्कुल नहीं भूलना है, एनसीईआरटी को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका समझ आया, 5 जगत हैं। 5 जगत कौन कौन से हैं आपके, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। 5 जगत वर्गीकरण में ये 5 जगत शामिल हैं, जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया 1969 में दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जगत मोनेरा की। जगत मोनेरा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जगत मोनेरा में सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। मतलब इनका जो सेल्यूलर और सेल संगठन है वो क्या है, कोशिका संगठन क्या है, प्रोकैरियोटिक प्रकार का है। आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके केंद्रक में आपकी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इनकी कोशिका में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता।
और इनमें क्या है, क्या सेल वॉल, और इनका क्या है, ये भी आपका देखना है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बताना है। मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल एक कोशिका है या बहुकोशिका है। तो आपने ध्यान रखना है जो मोनेरा होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, वो सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल तो हाँ प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जो आपकी जीवाणुओं की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। एक्सेप्ट ध्यान रखना है, इसका अपवाद क्या होगा, आपका अपवाद है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में आपकी जो सेल वॉल है वो अनुपस्थित होती है, माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। फिर इसमें देखेंगे कि पोषण, इनका पोषण किस प्रकार का होता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 जगत वर्गीकरण में कौन सा ऐसा जगत है जिसमें पोषण में सबसे अधिक विविधता देखी जाती है, तो वो मोनेरा है। यहाँ पर जीव के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में भी कई प्रकार होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, आपका रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। फिर आता है हेट्रोट्रॉफ में भी आपका सैप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी हो सकते हैं, आपका पैरासाइट हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, आपका सिम्बायोटिक करते हैं। मतलब बहुत अलग अलग आपके यहाँ पर विविधता देखने मिलती है पोषण के आधार पर। तो एक क्वेश्चन है, आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर हम इसके प्रकार देखें कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर देखने मिलेंगे, और आपने एक चीज और देखनी है, क्या है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होगी, तो हाँ केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, क्योंकि ये क्या है, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो केंद्रक झिल्ली जो है वो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। ठीक है, पोषण का प्रकार आपको पता चला कैसा है। आप इनका दोनों हो सकते हैं, सेप्रो, आपका स्वपोषी भी और आपका परपोषी भी। आप देख लेते हैं ऐसे कौन से जीव हैं जिनको इसमें रखा गया है, और स्वपोषी कौन से हैं उसके भी एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। ऐसे कौन से प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो स्वपोषी होते हैं, तो देखिए स्वपोषी आपका होगा, जो स्वपोषी अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वो होंगे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको बोला जाता है नीले हरे शैवाल, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर किससे मिलते हैं, आपके शैवालों से मिलते हैं, इसलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है। अब दूसरी चीज देखिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका टेक्निकली नाम है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसकी कोशिका का प्रकार क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये स्वपोषी है। आपके परपोषी, मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो परपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। जैसे आप देखें लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कौन सा जीवाणु है, जो आपके दूध को दही में परिवर्तित करता है, ये क्या है, आपका परपोषी है। मोस्ट ऑफ द जो आपका जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, आपके परपोषी होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको समझ आए, सभी जीवाणु एग्जाम्पल अगर हम देखें, सभी जीवाणु, जो भी जीवाणु हैं इस धरती पर, वो किसमें रखे गए हैं, आपके मोनेरा के अंदर रखे गए हैं जीवाणु। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया क्या है, सबसे आदिम टाइप के बैक्टीरिया हैं, जिनको बोला जाता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्की का मतलब ही आदिम होता है। ठीक है, फिर देखिए और क्या आता है, माइकोप्लाज्मा, जो मैंने आपको बताया, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर आपका है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, और साइनोबैक्टीरिया में भी अगर एग्जाम्पल देखें तो ध्यान रखेंगे नॉस्टॉक और एनाबीना, ये आपके धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में भी काम करते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में क्या है भाई, क्या क्या चीजें रखी गई हैं, तो देखिए सबसे पहले प्रोटिस्टा को समझिए। प्रोटिस्टा क्या होगा, सेल्यूलर संगठन, आपका इसका कोशिकीय संगठन क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि सभी प्रोकैरियोटिक कहाँ रखे गए हैं, मोनेरा में रखे गए हैं। लेकिन अगर सेल्स आपका ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो क्या होगा, यूनिसेल्यूलर, मतलब ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं।
फिर आपका देखें कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो कुछ में होती है, कुछ में उपस्थित होती है। जैसे अगर डायटम्स देखें तो उनमें सिलिका की बनी कोशिका भित्ति होती है, कुछ में उपस्थित। ये हम जब जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें पोषण का प्रकार आपका परपोषी भी हो सकता है और आपका स्वपोषी भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो आपका अमीबा इसके अंदर आता है। अमीबा से बहुत सारे क्वेश्चन करे जाते हैं, जैसे कि अमीबा जनन कैसे करता है, तो कैसे करता है, बडिंग से करता है। इसमें गमन कैसे होता है, तो स्यूडोपोडिया से होता है। इसमें अगर देखें तो ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसको जोकर बोला जाता है क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर सकता है। तो ठीक है, अमीबा भी इसमें आता है। पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम जो है इसका आकार कैसा होता है, तो चप्पल के जैसा होता है। इस तरीके से कुछ ऐसा चप्पल के जैसा मतलब इसका आकार होता है पैरामीशियम का। और इसके शरीर पर बहुत छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं जिससे ये गमन करता है, ठीक है। ये दो बातें इसके बारे में याद रखनी है। फिर आता है युग्लिना। युग्लिना भी आपका प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है और ये क्या है, पादप और जंतु के भी संयोजक कड़ी है। ये क्या है, स्वपोषी भी है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अगर किसी कारणवश इसको प्रकाश न मिले तो ये क्या है, परपोषी भी है, दूसरे जीवों से अपना भोजन ले सकता है। तो ये किसमें है, आपके प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कवक। अब यहाँ पर कवक को समझिए। कवक आपका सेल संगठन क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा क्योंकि सभी प्रोकैरियोटिक किसके अंदर है, आपके मोनेरा जगत के अंदर है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर होंगे, मतलब बहुकोशिकीय। यहाँ पर क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय, ध्यान रखना है। सेल वॉल उपस्थित होती है, हाँ होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पोषण क्या होता है, परपोषी प्रकार के होते हैं। इनमें पोषण किस प्रकार का होता है, तो कैसा होता है, परपोषी प्रकार का होता है पोषण इनमें, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए कवक के अगर एग्जाम्पल देखें तो आपका राइजोपस, जिसको ब्रेड माउल कहते हैं, राइजोपस वो क्या है, आपका कवक है। आपका देखें पेनिसिलियम, जिससे आपका पेनिसिलिन में एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, वो भी क्या है, पेनिसिलियम, वो भी क्या है, एक कवक है। यीस्ट, जिसको आप खमीर बोलते हैं आम भाषा में, वो भी क्या है, एक कवक है। फिर आपका देखें पैराइजोपस, पेनिसिलियम, यीस्ट। मशरूम जो आप खाते हैं, मशरूम, वो भी क्या है, एक कवक है। तो ठीक है, जो फंगस जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं कवक। अब देखिए कवक में क्या है, पोषण की विधि परपोषी है, मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक है, अपना भोजन खुद भी बना सकते। ऐसे ही हमारा भी वही पोषण है, लेकिन इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इस चीज को समझिए। कवकों में कवकों में जो पोषण होता है वो अवशोषित प्रकार का होता है। मतलब जैसे हम अपने शरीर में पहले भोजन लेते हैं, फिर उस पर एंजाइम काम करते हैं, उनको तोड़ते हैं। लेकिन ये पहले आप जहां पर भोजन होता है ये वहां पर पहुंचते हैं, सड़े गले पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको डिकम्पोजर भी कहा जाता है क्योंकि सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर अपने एंजाइम छोड़ेंगे, फिर जब वो वहां पर उसको बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, पाचित बाहर ही करते हैं एंजाइम छोड़कर, फिर उसको बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। तो पोषण का प्रकार क्या होता है, इसमें एब्जॉर्बेटिव प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए पादप जगत और हम जंतु जगत को अलग सेपरेट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उससे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया था, पादप कोशिका का संगठन कैसा होगा, तो क्या है, यूकैरियोटिक है, हमें पता है। सभी प्रोकैरियोटिक मोनेरा के अंदर है। आपका क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो हाँ प्रेजेंट होगी क्योंकि यूकैरियोटिक है। इसमें क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर देखिए इसमें पोषण का प्रकार क्या होता है, तो पोषण होता है यहाँ पर स्वपोषी, मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। सभी एग्जाम्पल जो हम देखते हैं आपका, अगर हम देखें शैवाल शोषण कर सकते, आपका प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आपका आम का पेड़, सेब का पेड़, आपका नींबू का पेड़, आपका गेहूं, ये सब क्या है, ये पादपों के उदाहरण हैं। ध्यान रखना है, पादप जगत के उदाहरण, ठीक है सभी। अब देखिए दूसरी चीज, शैवाल अलग है। अच्छा कुछ बच्चे अभी तक इस चीज से ही कंफ्यूज हैं कि कवक जो हैं वो क्या है, पादप हैं। तो देखिए ये पहले की, जब मैंने आपको बताया
है 2 जगत वर्गीकरण दिया गया, तो उस वक्त कुछ ऐसा आपको नॉलेज नहीं थी कि कवक क्या है आपका जंतु, तो उस वक्त ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी। सिर्फ 2 किंगडम बने थे, पादप जगत और जंतु जगत, तो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, जो गमन नहीं कर सकते थे, तो उनको किसमें रखा गया, पादपों के अंदर रखा गया। तो उस वक्त बैक्टीरिया और आपके कवक को भी किसके अंदर रखा गया, पादप जगत के अंदर रखा गया। लेकिन कवक पादप नहीं है। कवक पादप कैसे हो सकते हैं, उनकी कोशिका भित्ति का संगठन भी अलग है, वो स्वपोषी नहीं है, परपोषी प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर आता है आपका जंतु जगत। जंतु जगत, जंतु जगत में क्या है, यहाँ पर कोशिकीय संगठन क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, और आपका क्या होगा, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। कोई भी यूनिसेल्यूलर नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर जाएगा। सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है, नहीं होती है यहाँ पर सेल वॉल। पोषण किस प्रकार का होता है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। इसके अगर एग्जांपल देखें तो भाई क्या हम एक कोशिका से मिलकर बने हैं, और क्या हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका है, नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, वहां पर तो केंद्रक ही नहीं होता वेल डिफाइंड। तो हम तो बहुत ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है, कितने ज्यादा अपने पूर्वजों से होकर हम ह्यूमन बने हैं, तो क्या है, हम तो बहुत ज्यादा डेवलप है। तो उसमें क्या है आपका, हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेल्यूलर है, हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, सेल वॉल नहीं होती, पोषण का प्रकार हम परपोषी हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो हम भी किस में आते हैं, जंतु में आते हैं। सारे जीव आप देखें, जो जैसे आपका बंदर हो गया, आपका शेर, कुत्ता, बिल्ली, सारे जो जंतु होते हैं वो किस में आते हैं, आपके जंतु जगत के अंदर आते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जंतु जगत को आपको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएंगे। आपने सर्च करना है माही बायोलॉजी क्लासेस, ये नीचे वीडियो के नीचे जो आपको लिंक मिलेगा वहां पर क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये सभी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो आप वो चीज जरूर देखें, आप जाके क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और शेयर ज्यादा कीजिए। थैंक यू।